Hello everyone. Hello everyone, this side Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of an FTL that is network filters and transmission lines. So जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ट्रांसमिशन लाइंस कि ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे उन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स. प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? आर एल एंड सी, दे आर द प्राइमरी कांस्टेंट एंड अलोंग विद दैट जी इज आल्सो अ प्राइमरी कांस्टेंट जो कि लम्प्ड कांस्टेंट्स की तरह हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में इफेक्ट देते हैं. वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं बट उनका इफेक्ट जो है वो उसी तरीके का होता है. तो लेट्स डिस्कस नाउ अबाउट द सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स. अब सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जी नॉट और प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा, दे आर कॉल्ड आर सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स, राइट. जो जैसे कि हम प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स में वी टॉक अबाउट रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर जो कि प्राइमरी हमारे कंपोनेंट्स हैं, राइट, पैसिव कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं. कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं, राइट. तो दे आर द प्राइमरी कांस्टेंट्स जो कि प्राइमरली हमारे ट्रांसमिशन लाइंस को इफेक्ट करते हैं, जो लम्प्ड कंपोनेंट्स की तरह काम करते हैं और हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें इफेक्ट होता है कंपोनेंट्स का, आर का, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटर का, राइट. और लेकिन उसमें जो हमने चीज़ें कैलकुलेट करनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए हमें जो फाइंड आउट करनी है वो चीज़ें हैं हमारी जी नॉट and gamma. So the characteristic impedance Z naught and propagation constant gamma, they are called the secondary कॉन्स्टेंट्स. इन्हें हम सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन के. ये दो सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताते हैं, राइट. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स के बीच में? तो हम अज्यूम करते हैं कि इन्फाइनाइट लाइन, इन्फाइनाइट लाइन के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, राइट. तो इन्फाइनाइट लाइन क्या होती है? इन्फाइनाइट लाइन इज समथिंग लाइक जिसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए. उसका एक शॉर्ट सेक्शन हम लोग कट करके उसके ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम जैसे कि एक इन्फाइनाइट लाइन पे होता है. चाहे अगर हम इन्फाइनाइट लाइन की बात करते हैं तो इट इज टर्मिनेटेड विद जी नॉट, राइट. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस. तो इनपुट साइड और आउटपुट साइड हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो दोनों साइड्स पे सेम होती है. और अगर हम इन्फाइनाइट लाइन कंसिडर कर रहे हैं दैट मीन्स कि हमें उसका एंड नहीं पता है. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द इनपुट साइड ओनली, राइट. लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि इन्फाइनाइट लाइन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी जो लेंथ होती है, उसके जो अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं, उनके एनालिसिस करना चाहते हैं, उनको अगर हम चेक करना चाहते हैं तो दे विल बी एग्जैक्टली द सेम लाइक जितना हमारा टोटल पार्ट जो होता है कंपोनेंट्स का उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी इन्फाइनाइट लाइन में भी जितने कंपोनेंट्स होंगे, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जितने उसके अंदर इफेक्ट्स होंगे, उसकी वोल्टेज जितनी होगी, उसका करंट जितना होगा, दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम इन ईच सेक्शन इन द इन्फाइनाइट लाइन. हर एक सेक्शन में वो चीज़ सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी. इसलिए हम कहीं से भी कोई भी सेक्शन अगर इन्फाइनाइट लाइन में से उठाएंगे उस पर उसके ऊपर अगर हम एनालिसिस करेंगे तो इट विल बी एग्जैक्टली द सेम. तो हमें सेम आउटपुट जो है वो मिलेगी, सेम वोल्टेज, सेम करंट वी विल बी एबल टू फाइंड आउट. ओके. तो अब अगर हम लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी कांस्टेंट्स के बीच में तो हम एक इन्फाइनाइट लाइन को एज्यूम करेंगे जहां पे एक डेल्टा एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पूरी की पूरी इन्फाइनाइट लाइन नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ स्मॉल सेक्शन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फाइनाइट लाइन. मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी है, अब 10 किलोमीटर पे आप रेगुलरली उसको तो एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो वी विल फाइंड अ शॉर्ट सेक्शन, उसमें से कट करेंगे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का या 100 मीटर्स का या 500 मीटर्स का एक स्मॉल सेक्शन हम लोगों ने एक स्मॉल लेंथ ली और उसके ऊपर कैलकुलेशंस करी, उसके ऊपर एनालिसिस किए. क्यों? क्योंकि हमने इन्फिनाइट लाइन में पढ़ा था कि कितनी भी लंबी लाइन हो
उसके किसी भी सेक्शन को, किसी भी पार्ट को अगर आप एनालिसिस करते हो तो दैट विल बी, उसके अंदर जितनी भी हमें वोल्टेजेस मिलेंगी, करंट मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस मिलेगी, जो भी हम उसके अंदर से कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू विल बी एग्जैक्टली द सेम for all the sections of the infinite line. तो we will take only one section for the analysis, okay? क्योंकि हम पूरी लाइन पे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं एक साथ, राइट? तो वो जो शॉर्ट सेक्शन है जो हमने लिया, उसकी जो स्मॉल लेंथ ली, उसे हमने नाम दे दिया, अज्यूम कर लिया इट इज डेल्टा एक्स, राइट? उसकी वैल्यू है स्मॉल लेंथ की वैल्यू है डेल्टा एक्स, जो हमने ट्रांसमिशन लाइन में से ली। तो एज अ टी सेक्शन अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं स्मॉल लेंथ का, तो व्हाट विल हैपन हियर, z/2 ऑफ द डेल्टा एक्स, z/2 ऑफ डेल्टा एक्स, यहाँ पे सिमिलर आ गया, सिमेट्रिकल सेक्शन से हम लोग एनालिसिस करते हैं जनरली। यहाँ पे आ गया y डेल्टा एक्स, दैट इज z0 from this place, right? So here input is z0, मतलब z0 से ही हमने उसको टर्मिनेट किया है, टर्मिनेटेड बाय द z0, एंड z0 ही हम इनपुट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो हमने इनपुट पे z0 कैलकुलेट करी, अगर यहाँ से हम इनपुट साइड से देख रहे हैं तो ये किस तरीके की जो वैल्यू जो है वो बनेगी, इट विल बी समथिंग लाइक z0 by 2 delta x. This will be in series with this whole combination, right? ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो आपकी इम्पिडेंस है, this will be in series with this whole circuit. और ये होल सर्किट में हमारे पास क्या चीज हो रही है कि z0 z/2 डेल्टा एक्स प्लस z0, ये दोनों सीरीज में है, और इन दोनों को अगर हम सीरीज में लिखते हैं तो दिस विल बिकम इन पैरेलल विद 1/y डेल्टा एक्स। इस चीज के वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली सीरीज एडमिटेंस को कंसिडर करते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज एडमिटेंस एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द इम्पिडेंस। तो z जो होती है वो हमारी होती है इम्पिडेंस, और y हम लिखते हैं किसके लिए, एडमिटेंस के लिए। एडमिटेंस क्या होती है, ऑपोजिट टू द इम्पिडेंस, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा है 1/y डेल्टा एक्स। तो क्या होता है जनरली, व्हाट वी डू, व्हाट वी राइट, जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि ये दोनों इफ दे आर इन सीरीज, तो जब इम्पिडेंसेस सीरीज में होती हैं, राइट, इम्पिडेंसेस जब सीरीज में होती हैं तो वो प्लस होती हैं। when impedance they are in series तो वो होंगी प्लस z/2 delta x plus z0, right? and they will be in parallel with, ये किसके साथ पैरेलल में होंगी, these will be in parallel with this y delta x, right? तो ये y delta x क्या है, एडमिटेंस है। ऑब्वियसली अगर एडमिटेंस होगी तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1/y डेल्टा x। क्यों, क्योंकि एडमिटेंस क्या होती है, इम्पिडेंस का ऑपोजिट होती है, राइट? तो ये दोनों आ गए पैरेलल में। जब कोई दो टर्म्स पैरेलल में आती हैं, जैसे अगर हम कंसिडर करें R1 इन पैरेलल विद R2, राइट? तो R1 क्या है, z/2 डेल्टा एक्स प्लस z0, और R2 क्या है, 1/y डेल्टा एक्स, राइट? तो R1 इंटू R1 पैरेलल विद R2, तो कैसे लिखेंगे उसको, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, राइट? ऐसे ही लिखते हैं हम लोग जब भी हमने पैरेलल इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, तो इसी तरीके से लिखते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, ऊपर क्या हो रहा है, z/2 डेल्टा एक्स प्लस z0 मल्टीप्लाइड बाय 1/y डेल्टा एक्स, ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नीचे क्या हो रही है, प्लस हो रहा है, नीचे दीज बोथ द टर्म्स आर बीइंग गेटिंग सम्ड अप, राइट? तो ये दोनों प्लस होंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा टोटल इन तीनों कंपोनेंट्स का, ये सीरीज में, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में कैसे आई, देखो ये सीरीज में है, तो इसकी जो फर्स्ट और लास्ट लेग है इन दोनों की, मतलब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया, सीरीज में आ गए, तो इन दोनों की जो एजेस हैं वो इसके एजेस के साथ मैच कर रहे हैं, राइट? तो दैट मींस ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, दे आर समथिंग लाइक दिस। ऐसे अगर हम इस इम्पिडेंस को कंसिडर करें यहाँ पे, और दूसरी इम्पिडेंस आ गई यहाँ पे, तो इस तरह से जो चीजें कनेक्टेड होती हैं, जिनके दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो होती हैं पैरेलल में, राइट? तो ये हमारी पैरेलल में ये टर्म्स आ गई। अब ये तो आ गई पैरेलल में टर्म्स, अब ये पैरेलल में आ गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये टर्म को सॉल्व कर लिया, पैरेलल में आ गई, ये टर्म को सॉल्व करके ये एक इंपिडेंस बन गई, राइट? ये इंपिडेंस बन गई हमारे पास। दूसरी इंपिडेंस कौन सी बची हमारे पास, z/2 इंटू डेल्टा एक्स, z/2 ऑफ डेल्टा एक्स, राइट? ये बची। तो ये दोनों किस में आ गई, सीरीज में। क्यों, क्योंकि इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों अलग अलग हैं। दिस एक पॉइंट मैच कर रहा है, दूसरा पॉइंट मैच
नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दिस प्लेस, राइट। तो ये दोनों आ गई सीरीज में। तो सीरीज में जो इम्पिडेंसेस होते हैं से जेड Z1 प्लस Z2, तो ये दोनों क्या हो गई, प्लस हो गई, राइट। सो दिस वाज अबाउट दिस इज अबाउट दिस स्मॉल लेंथ ऑफ टी सेक्शन का एनालिसिस, राइट। तो इसकी इंपेडेंस क्लियर हुई फिलहाल, जी नॉट इज इक्वल्स टू Z2 डेल्टा एक्स प्लस दिस होल टर्म, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे डिवीजन, राइट। जहां पे यहाँ पे क्लियर किया गया है कि y जो है इट इज एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ एंड z इज द सीरीज इम्पिडेंस। तो अब अगर उन्हें हम डेल्टा एक्स लेंथ पे एक टी सर्किट के लिए हमें जी नॉट को सॉल्व करना हो, उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, Z1 Z2 बाय Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर बाय 4, इसी तरीके से लिखते हैं हम। हमें पता है कि हम लोग टी सेक्शंस के अंदर जो हमने सिमेट्रिकल टी सेक्शन नेटवर्क्स को एनालिसिस किया था, तो उसमें हमारी जो इम्पिडेंस आई थी दैट वाज अब किसके बराबर थी, वो Z1 अंडर द रूट ऑफ Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर बाय 4 इनटू, राइट। तो इस तरीके से थी, तो इस तरीके से अगर हम उसको लिख सकें तो इट विल बी समथिंग लाइक अंडर द रूट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो Z क्या है, Z इज इक्वल्स टू जो स्मॉल z है हमारे पास, राइट, डिवाइडेड बाय हमारा हो गया y, Z1 Z2 हो गया z बाय y प्लस Z1 स्क्वायर बाय 4 और डेल्टा x का भी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द लेंथ, राइट। ये लेंथ है, इसकी तरह से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर z बाय y को हम कॉमन बाहर निकाल ले तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ZY ओवर 4 इंटू डेल्टा x का स्क्वायर। अब अगर हम इसको बात कर रहे हैं कि जो डेल्टा x हम लोगों ने जो लेंथ कंसिडर की है हम लोगों ने, राइट, वो किसके बराबर है, अज्यूम कर रहे हैं हम डेल्टा एक्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल। हमें पता है क्योंकि हमने इन्फाइनाइट लाइन में से एक छोटा सा सेक्शन लिया है, तो जो दैट लेंथ डेल्टा एक्स जो हम लोगों ने लिया है इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो की टुवर्ड्स अप्रोच कर रही है, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 15.4। यहाँ से अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को जीरो कंसिडर करते हैं तो दैट मीन्स ये चीज क्या बनी, जी नॉट विल बिकम इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ जी बाय वाई, क्योंकि ये सारी टर्म जो है वो क्या हो गई, फिनिश हो गई, जीरो बन गई, तो इट विल बिकम अंडर द रूट ऑफ z बाय y। और z क्या है, r प्लस जे ओमेगा एल, y क्या है एडमिटेंस, g प्लस जे ओमेगा सी, राइट। तो ओहम्स पर किलोमीटर, तो ये जो टर्म है हमारी दिस बिकम्स आर Z नॉट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। और अगर हम Z को और Y को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएंगी, ये टर्म सारी फिक्स हो जाएंगी, राइट। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, स्मॉल r स्मॉल l स्मॉल g स्मॉल c लेते, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल थे, चेंज हो रहे थे। अब हमने क्या किया, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया कि कितनी एग्जैक्टली हम लोग लेंथ ले रहे हैं, उसके साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो उनकी टर्म्स फिक्स हो जाएंगी फॉर द एंटायर लाइन लेंथ, वो फिक्स हो जाएंगी। तो दे विल बिकम कैपिटल आर, कैपिटल एल, कैपिटल जी, कैपिटल सी, टर्म वही रहेगी, सिर्फ इनकी टर्म्स जो है वो फिक्स हो गई हैं, तो दैट इज वाई इस तरीके से हम इसको कंसिडर करेंगे। सो फॉर एनी लॉसलेस लाइन, अगर हम बात करें किसी भी लॉसलेस लाइन की, ऐसी लाइन की जिसके अंदर कोई भी लॉसेस नहीं है, तो वो लॉसलेस लाइन कब बनेगी, जब हमारा आर और जी दोनों विल बी इक्वल टू जीरो होंगे। सो दैट मीन्स एक लॉसलेस लाइन के अंदर आई स्क्वायर आर इज जीरो, तो दैट मीन्स आर मस्ट बी जीरो, आई जो है वो जीरो नहीं हो सकता। एंड शंट लीकेज ना हो तो आइसोलेशन रेजिस्टेंस जो है इट इज एज्यूम टू बी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट है दैट मीन्स जी की वैल्यू भी जीरो। तो फॉर अ लॉसलेस लाइन हमारी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, आर और जी की जगह अगर मैं जीरो जीरो पुट कर दूंगी तो बचेगा क्या हमारे पास, जे ओमेगा एल ओवर जे ओमेगा सी, जे ओमेगा कैंसिल हो गए, बचा क्या अंडर द रूट ऑफ एल बाय सी। सो क्या हमारी करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हुई, एक लॉसलेस लाइन के लिए, अगर लॉसेस वाली लाइन है उसके अंदर लॉसेस हैं, आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइन है, तो उसकी इंपिडेंस किसके बराबर होगी, करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। लेकिन अगर हम कंसिडर करें लॉसलेस लाइन तो उसमें आर और जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड द करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ द लॉसलेस लाइन विल बिकम इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एल बाय सी, वो इस चीज के बराबर आ जाएगी, एल बाय सी के बराबर आ जाएगी, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा की, तो इट विल रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज इंपेडेंस एंड द शंट इंपेडेंस, दैट इज गिवन बाय
gamma, that is equals to under the root of z into y, where z is equals to r plus j omega l and y is equals to g plus j omega c. तो इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर रूट के इक्विवेलेंट हो जाएगा गामा. तो अगर आप लोगों को प्रोपगेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं. अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों को डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट, राइट. तो द इक्विवेलेंट सर्किट, अगर हम इनफिनाइट लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो वो किसके बराबर बन जाएगा, z1/2, z1/2, इधर z2, यहाँ से is, यहाँ से ir और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, राइट. तो इसको अगर हम इनफिनाइट लाइन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें, ir इज इक्वल्स टू z2 ओवर ये सारी टर्म्स उसके सम में आ जाएंगी, डिवाइड में आ जाएंगी, राइट. इनटू आई एस अगर हम करेंगे, उसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, गामा को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और तो उससे हमारे पास अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा कंपेयर करके इक्वेशंस को, ये सारी टर्म्स को सॉल्व करके, जो आपको जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि चाहे आप शॉर्ट सेक्शन का एनालिसिस कर रहे हो, चाहे आप कंप्लीट इनफिनाइट लाइन को एज्यूम करके उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो दो आउटपुट्स आएंगी आपकी, दे विल बी एग्जैक्टली द सेम जैसे आपने शॉर्ट सेक्शन में किया था. इनफिनाइट लाइन का करो या शॉर्ट सेक्शन का करो, द आउटपुट विल बी एग्जैक्टली द सेम. तो यहाँ पे भी देखिए ये गामा की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर द रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा इंटू जे प्लस जे ओमेगा सी. तो इसी के बराबर ही आ रही है उसकी वैल्यू, राइट. तो यहाँ पे आप नोट क्या कर सकते हो कि जो जी नॉट है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, वो रिप्रेजेंट कर रही है इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द लाइन को. तो जी नॉट अगर इनपुट पे कैलकुलेट करेंगे वी एस बाय आई एस के बराबर आएगी, अगर आउटपुट पे कैलकुलेट करेंगे तो वी आर बाय आई आर. तो ये सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट हो गया, यहाँ पे लोड वोल्टेज और लोड करंट हो गया, राइट. सो वी एस एंड वी आर सोर्स साइड वोल्टेज एंड वी आर एंड आई आर रिप्रेजेंट्स द रिसीविंग साइड एंड वोल्टेज एंड करंट. तो अगर जी नॉट इनपुट और जी नॉट आउटपुट सेम है, इक्वल है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को हम क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पिडेंस. कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस अगर सेम रहती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज द सर्ज impedance, right. And it may be noted here कि जो Z naught है, it is not the simple impedance of the line that is determined by the characteristic of the line per unit length. तो ये exactly same नहीं है उसके, जो हम simple normal characteristic impedance की बात करते हैं तो ये उसके equal नहीं है, right. It is not equal to that simple impedance of the line. but इसको हम कैसे determine करते हैं, characteristic of the line per unit length. तो Z naught does not depend upon the line length or the type of the load connected. तो Z naught जो है, जो characteristic impedance है, वो नहीं depend करती है कि आपकी line per unit length की characteristic कैसी है, कितनी है, उसको वैसे नहीं आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइन लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोड कनेक्टेड. सो अगर आर एंड जी हम नेग्लेक्ट करते हैं तो जी नॉट जो है वो बन जाता है अंडर द रूट ऑफ एल बाय सी, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा. आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी ले लो, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पे कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन की अगर आप बात कर रहे हो, अगर आर और जी को निग्लेक्ट करते हैं तो, राइट. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ लाइन की बात करें तो वो क्या होती है, characteristic impedance of a uniform transmission line, it may be defined as a steady state vector ratio of the voltage to current at the input of an infinite line. तो vector ratio की हम लोग बात करते हैं, steady state vector ratio किसकी vector ratio, वोल्टेज और करंट की, किस जगह पे, इनपुट साइड पे, किस लाइन की इनपुट साइड पे, इनफाइनाइट लाइन की इनपुट साइड के ऊपर. तो एक यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन की अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को डिफाइन करना हो तो इट विल बी डिफाइंड एज द स्टेडी स्टेट वेक्टर रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट एट द इनपुट ऑफ एन इनफिनाइट लाइन. सो ये क्या होती है, इट इज द इम्पिडेंस looking into an infinite lines of the transmission line from the input side से जब हम देखते हैं उसको. and for a lossless line जो characteristic impedance G naught है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पिडेंस. द यूनिट बीइंग ओहम्स, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ओहम्स होते हैं. डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो सर्ज इम्पिडेंस होती है लॉसलेस लाइन के अंदर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द लाइन और ऑन द कैरेक्टर ऑफ द टर्मिनेटिंग लोड. तो उसको हम लोग ओपन वायर या पैरेलल वायर लाइन की अगर हम बात करें तो उसकी जी नॉट कैसे लिखते हैं, 276
log base 10 of S by R ohms. S is the spacing between the two wires, center to center, दोनों wires के बीच में spacing कितनी है, and R is the radius of either of the wires. किसी भी अगर open wire या parallel wire lines की हम लोग बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हम लोग स्पेसिंग कितनी है उन दोनों वायर्स के बीच में, सेंटर टू सेंटर, एंड देन उनका रेडियस कितना है, तो रेडियस तो ऑब्वियसली एक वायर का हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट. तो द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस अगर हमने कोएक्सियल केबल की लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, जी नॉट विल बी इक्वल्स टू 138 log base 10 ऑफ कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. तो कैपिटल डी हो गया आउटर डायमीटर, स्मॉल डी हो गया inner diameter. So in this way we can calculate the value of characteristic impedance for an open wire or parallel wire line or for the coaxial केबल. जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन की टाइप्स डिस्कस करी, तो उनकी अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कैलकुलेट करनी है तो उसके ये फॉर्मूलाज गिवन है, दिस यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज. पैरेलल लाइन के लिए स्पेसिंग कंसिडर करेंगे और उसका रेडियस कंसिडर करेंगे, और जो आपकी कोएक्सियल केबल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला के अंदर उनका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. आई विश दिस basic concept of transmission line, secondary constants and the characteristic impedance of the line is clear to you all. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.